स्वागत है आप सभी का। आज का टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये ईबीएस का टेस्ट 4 है। आपने अगर टेस्ट 3, 2 और 1 नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके टेस्ट आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको बैक टू बैक कमेंट में आंसर करना है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिए। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ठीक है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, 1982 में, 1992 में या फिर 1996 में? ठीक है, तो कब हुई थी? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। ठीक है, तो यह हुई थी 1973 में। ठीक है, तो जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची खींची है? ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे, या कर्क रेखा कहेंगे, या विषुवत रेखा कहेंगे, या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा कहेंगे? ठीक है, तो क्या कहेंगे? पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखा होता है, मतलब उसको क्या कहेंगे जो कि 180 डिग्री मेरिडियन यानी कि याम्योत्तर पर खींची है? आप लोग आंसर कीजिए इसका। देखिए ये पूछा हुआ है यूपीटेट 2013 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो गुजरात में है, तमिलनाडु में है, अंडमान द्वीप में है, या पश्चिम बंगाल में? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए सभी। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या फिर पश्चिम बंगाल? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो जिनका बी है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसी तरह से आंसर कीजिए कमेंट में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। ठीक है, तो आपको लिंगानुपात बताना है कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या था। तो 940 जो है फीमेल थी 1000 मेल पे, या फिर 916:1000, या फिर 920:1000, या फिर 982:1000? ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा, हमारे बोलते बोलते आपको आंसर कर देना है। ठीक है, तो फैक्ट में ये था 943। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे एग्जाम में अप्रॉक्स मिले वो आपको लगा देना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ठीक है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य आपको बताना है कि किस जनपद में है। तो लखीमपुरी खीरी क्या है? लखीमपुरी खीरी है। ठीक है, फिर है चंदौली, फिर है लखनऊ, फिर है वाराणसी। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए सभी इसका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदौली। ठीक है, जो कि यूपी में है, यानी कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो चंदौली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। तो लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से, या फिर फल से? ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा फूल। ठीक है, तो जिनका फूल है यानी सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी को। तो इसमें कहता है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में? ठीक है, तो कब मनाया जाता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो जिनका सी है बिल्कुल करेक्ट। आप लोग जल्दी आंसर करना है सभी को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी हैं। ठीक है, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को, 27 मई को, 5 जून को, या फिर 14 नवंबर को? ठीक है, तो कब मनाया जाता है यह? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है?
तो वायुमंडल का सारा परत का नाम आपको पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सा लेयर होता है, ठीक है। तो सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है, डी नंबर। तो जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर अच्छा कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है, ठीक है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो आंध्र प्रदेश का है, या फिर तमिलनाडु का है, या केरल का, या फिर कर्नाटक का है, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो पोचमपल्ली गांव कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए, ठीक है। तो रेगिस्तानी जो ओक है उसके बारे में क्या क्या होगा इसमें करेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में कहता है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेकंड में कहता है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ठीक है। फिर इसमें कहता है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक पानी ना पहुंच जाए, ठीक है। फिर डी में कहता है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है, ठीक है, मतलब इसका जो तना होता है उसमें पानी जमा रहता है, और जो स्थानीय लोग होते हैं पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पानी का कमी होगा, तो रेगिस्तानी ओक इसलिए इसका नाम है। तो रेगिस्तान में पानी का कमी होता है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, तो इसके तने से पानी जो है निकाल के पीते हैं, उसमें वाटर स्टोर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कीजिए। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा आपको सेलेक्ट करना है, तो जल्दी बताइए आप लोग। तो देखिए ये वाला सही है ए, ठीक है। यह पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेकेंड जो है नहीं होगा, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सी फिर करेक्ट है आपका, यह पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जहां तक या जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, ठीक है। फिर डी में कहता है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है? डी में है। तो जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया। एक बार सभी जितने भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए, ठीक है। तो आबू धाबी के विषय में कौन सा करेक्ट होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ए में कहता है कि यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी में कहता है कि यह आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ठीक है। फिर कहता है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। फिर है कि आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए सभी। तो देखिए इसमें ए बी सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ए बी सी किस में है? तो बी में है। तो जिनका बी है बिल्कुल सही, यानी कि यह रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पेट्रोल जो है पानी पानी पेट्रोल से महंगा है, ठीक है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? तो अरबी है। और ये वाला जो है आबू धाबी की मुद्रा, तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसका क्या होगा, आबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोगों का समुच्चय है, ठीक है। तो मच्छरों द्वारा कौन कौन सा रोग होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? तो ए में कहता है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। फिर बी में कहता है कि चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। सी में है हैजा, डेंगू, मलेरिया। और डी में है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो आप लोगों को पता है तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग टेस्ट देने के बाद एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। इसमें कहता है कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सी टेट में आते हैं, ये यूपी टेट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह जो निकटवर्ती राज्य है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन ये हर बार आता ही आता है, ठीक है। तो केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन से होंगे?
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र, या फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो एक बार आप लोग मैप को स्टडी कर लीजिए, खास करके साउथ और वेस्ट का इलाका। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। चलिए, अब नेक्स्ट है 15 नंबर। इसमें कहता है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, ठीक है, वो जो कार्य करता है उसका जितना भी डॉक्यूमेंट है, अवलोकन रिपोर्ट, ठीक है, जितना वो ऑब्जर्वेशन करता है उसका जो रिपोर्ट है, और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को क्या करें, तो एक फोल्डर में डाल दें। ठीक है, तो ये क्या है, तो इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है। तो ये जो फोल्डर होता है जो कि पूरा एन जो साल वो एक्टिविटी करता है बच्चा, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसका प्रोग्रेस का पता चलता है, उस फाइल में सारा चीज़ रखा होता है उसका। ठीक है, तो उसका हर एक एक्टिविटी का पता चलता है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा होता है। तो ये क्या कहलाएगा, दत्त कार्य कहलाएगा, या फिर प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य कहलाएगा, या घटना वृत्तांत अभिलेख कहलाएगा, या फिर पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो यही होता है कि वो जितना भी एक्टिविटी करता है बच्चा, तो उस एक्टिविटी से यह पता लगाया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे किस हद तक सफल हो पा रहे हैं। ठीक है, किस हद तक वो लर्निंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो पोर्टफोलियो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। तो यहाँ पे सबसे कौन सा जो है लेस इम्पोर्टेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए, इसमें पहले में कहता है कि प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी मिले जहाँ की लेस इंपॉर्टेंट बताना हो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना हो, तो पहले चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एनालाइज कीजिएगा कि उसमें सबसे कम या फिर सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। ठीक है, सी में कहता है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। फिर डी में कहता है कि शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। ठीक है, उद्दीप्त हो गया मतलब उसको इनकरेज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो सबसे कम प्राथमिकता किसमें आप देंगे, इस चारों में सबसे लेस इंपॉर्टेंट कौन सा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन आता ही आता है सीटेट में। देखिए, ये 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तो जिनका सी है बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पे जो ए बी और डी है, ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जबकि सी लेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि चिंतन को सीमित कर देता है। तो देखिए, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है। तो आप डायरेक्टली केवल क्वेश्चन ही करेंगे तो वो क्या करेगा, चिंतन को सीमित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, तो जिनका सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। इसमें कहता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों का विकास जो है के विकास की आवश्यकता है। ठीक है, ये पूछा गया सीटेट 2015 में। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर है, तो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्किल जो है विकास करने की आवश्यकता है। तो कहता है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए उसे, या फिर स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए। फिर कहता है कि प्रतीकों और स्केल या फिर पैमाने की समझ होनी चाहिए। फिर कहता है कि स्केल या फिर पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सामने चार ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा बेटर होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। आप लोग टेस्ट देने के बाद एक बार फिर से देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं, आप सभी को पता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। ठीक है, तो जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब मैपिंग स्किल का बात होगा तो उस समय ये इन सब ए बी सी की तो जानकारी उसे होनी ही चाहिए। ठीक है, तो डी का यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, तो करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। इसमें कहता है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, ठीक है, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए आता है। ठीक है, तो किसके लिए आएगा यह, तो ए में कहता है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, या फिर विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, या फिर विद्यालय का नाम रोशन करने, या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए।
ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे व्यवसाय की बात कर रहा है, ठीक है। तो व्यवसाय के लिए तो ऐसा कोई भी पत्रिका वगैरह नहीं आएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, तो ये सब आपको पढ़ने से पता चल जाता है कि ये सब संतुष्ट करने के लिए, ये सब पढ़ने से लग जाता है कि ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारा ऑप्शन ऐसा होता है कि आपको पढ़ने से लग जाए कि ये सारा ऑप्शन को तो आप इजिली वे में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होगी। तो यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, तो किस तरह का आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे ढूंढना है आपको। पहले में कहता है कि अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करेंगे आप, ठीक है, यानी कि सारे बच्चों को आप गैदरिंग करेंगे और डिस्कशन करेंगे आप, ठीक है। या फिर बी में कहता है कि विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन देंगे आप, ठीक है। फिर कहता है कि सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि जो होता है सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, ठीक करेंगे। या फिर अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण करेंगे, ठीक है, यानी कि जिसका जिस तरह से एबिलिटी है उसको आप क्लासिफाई कर देंगे, अलग अलग बैठाएंगे, अलग अलग उसका वर्गीकरण कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेक्ट होगा, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए अधिक अधिक उपयुक्त है पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं सहकारी अधिगम को। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है कि इसमें टीचर जो होते हैं वे स्टूडेंट से प्रश्न करते हैं, ठीक है, फिर बच्चे जो हैं उसको एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, फिर उसका आंसर देते हैं। अगर आंसर नहीं दे सकते हैं तो फिर टीचर उसे बताते हैं। तो ये क्या होता है, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाता है। और पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है कि सहपाठियों द्वारा जो एक दूसरे से सीखता है चर्चा करके या जो भी एक ग्रुप बना के, तो वो कहलाता है पीयर ट्यूटोरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो सी जो है ज़्यादा बेहतर होगा, अधिक उपयुक्त होगा, ठीक है। कब, जब विशेष स्पेशलाइज्ड, मतलब ऐसा कुछ होगा, कुछ बच्चे जो है स्पेशलाइज्ड हैं, विशेष आवश्यकता वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सी नंबर जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। अब चलते हैं 20, इसमें कहता है 20 में कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय, ठीक है, सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो समुदाय क्या है, तो एक संसाधन की तरह है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ठीक है। या फिर यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। या फिर यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ये समुदाय, आप लोग आंसर कीजिए सभी। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो ए क्यों नहीं होगा, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ठीक है। तो आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन, इस तरह का जो है एक्टिविटी, मतलब इस तरह का हम लोग लेके नहीं चल सकते हैं ना। तो ये आसानी से होने वाला संसाधन, बस लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए सस्ता संसाधन है, तो इसको भी हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। ये सब पढ़ने से लग जाके इस तरह का ऑप्शन जो है बहुत बढ़िया नहीं है। इसमें देखिए कहता है कि इसमें बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन ये सब नहीं माना जाएगा। अगर आप सी पढ़ेंगे तो देखिएगा तीनों ऑप्शन उसके सामने फीका लगेगा। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो जिनका सी है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 21 नंबर में। इसमें कहता है कि सृजनवाद में, यानी ठीक है, आप जब क्रिएटिव बच्चा होता है, जब क्रिएटिविटी होता है तो उसमें क्या होता है, तो बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग मतलब करते हैं। फिर कहता है कि शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। फिर कहता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होती है। फिर है शिक्षा व्यवहारवादी होती है, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाए, आप लोग बताइए। क्रिएटिविटी बच्चों में कब आएगा, कौन से सिचुएशन में आएगा। आप लोग अगर रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। बाल केंद्रित क्या हुआ कि बच्चों को प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसे उसे अवसर दिया जाएगा, ठीक है, उसे इजी मीडियम प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित तो जहाँ भी देखेगा उसको देख के ही हटा देना, यहाँ पे निष्क्रियता की बात कर रहा है। शिक्षा जो है व्यवहारवादी होता है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, यानी शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। मतलब बाल केंद्रित मतलब बालक को
केंद्र में रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है उसके ज़रूरतों को महसूस करता है, ठीक है, और उसके समस्या का क्या करता है, तो समाधान करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा, ये पूछा गया है यूपी टेट 2011 में, ठीक है। तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन भी पूछता है जिसको कि आप देखते हुए आंसर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन का। तो पेड़ पौधे जो है प्रदूषण को घटाने में हेल्प करते हैं, तो उसको क्या अवशोषण करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का अवशोषण करते हैं और रिलीज क्या करते हैं, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, तो वो क्या रिलीज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि CO2 लेता है और क्या निकालता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन निकालता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सी नंबर ऑक्सीजन। ये देखिए यूपी टेट 2013 में पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नगरी नाम है। तो सूर्य नगरी किसका नाम है, जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का, या फिर जोधपुर का, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए, सूर्य नगरी आप सभी को पता होना चाहिए किसको कहा जाता है, तो जोधपुर को कहा जाता है, ठीक है। जोधपुर कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आरटेट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें कहता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट केटू, या माउंट एवरेस्ट, या माउंट कंचनजंगा, या फिर माउंट धौलागिरी, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इसको इग्नोर मत करिएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट केटू, ठीक है। और नेपाल में अगर पूछेगा या दुनिया में, तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो हमारा अभी का आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। तो जिनका ए है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश जो है इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या फिर मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश किन्होंने लिखा था वो आपको बताना है। ये पूछा गया था यूपी टेट 2014 में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आप सभी को तो डायरेक्टली याद भी होगा, राजस्थान का है, या तमिलनाडु, या असम, या फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो असम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती, ठीक है। तो हस्तपरक क्रियाकलाप, तो एनसीएफ जो है किस चीज़ को नहीं बताता है, उसको अपने अंदर अपने में इंक्लूड वो नहीं करता है, ठीक है। जो वो रूल रेगुलेशन बनाया है उसमें वो इंक्लूड नहीं करता है। तो कौन सा, हस्तपरक क्रियाकलाप, या फिर तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, या विषयानुसार उपागम, ठीक है, या बच्चों को अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। इसके बारे में जो है एनसीएफ 2005 नहीं कहता है, जबकि एसीडी के बारे में यह एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं का बात हो रहा है, तो कौन सा उद्देश्य जो है संबंधित रिलेटेड नहीं होगा इस चार ऑप्शन में, ठीक है। तो पहले में कहता है कि पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। फिर कहता है कि अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ठीक है। फिर कहता है कि भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। फिर कहता है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। यहाँ पे नहीं फाइंड करना है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। आप लोग आंसर कीजिए सभी।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो आपको बताए थे रट कर याद करना इस तरह क्या होगा, ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। तो किसका समर्थन जो है नहीं करता है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो पहले में कहता है बच्चों को करके सिखाने का अवसर मिले, फिर कहता है कि बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, फिर कहता है कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ठीक है, फिर कहता है कि बच्चे कम गलतियां करें। तो किसका समर्थन नहीं करेगा पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो इसका कौन सा इसके नेचर में नहीं आता है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बच्चे कम गलतियां करें। देखिए, बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो वो सीख ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने भी इसके बारे में बताया था, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिए। और रोज़ाना 7:15 बजे टेस्ट होता ही है शाम में, तो आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है सीटेट में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।